हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। आई एम मुकेश सोनी। आपका चैप्टर नंबर 8 है 3 बुद्धिमान। अब तक हम 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनके हम क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं किए हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके इनके 7 चैप्टर को रीड आउट कर सकता है, उसके क्वेश्चन आंसर को अपनी बुक में फिलअप कर सकता है। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर के साथ साथ हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और जितनी भी एक्सरसाइज हैं। हमारे लेसन का नाम है 3 बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन होता है बेटा? बुद्धिमान वो होता है जिस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है, जो किसी भी समस्या के हल को बहुत अच्छे से सोल्व कर लेता है और अपनी बुद्धि के बल पे बड़ी जो समस्या होती है उसको इस तरीके से निपटारा कर देता है मानो वो बहुत छोटी सी समस्या थी। और बिना बुद्धि के किसी भी इंसान का जो जीवन होता है वो किसी काम का भी नहीं होता। मानव जीवन में बुद्धि का विशेष महत्व है। बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक समस्या को सहज ही सुलझा सकता है। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। यहाँ पे 3 लोग हैं, गोपी, हरि और देव। ये तीनों जो इंसान हैं ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। रावत भाटा गांव के निवासी हैं। कौन से गांव के निवासी हैं? रावत भाटा। वे काम की तलाश में जयपुर नगर की ओर जा रहे थे। इस समय वे नगर से थोड़ी ही दूरी पर थे। कि वो रावत भाटा से कहाँ जा रहे थे? जयपुर जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे? वो काम की तलाश में। गोपी, मित्रों, हम गांव से इतनी दूर आ गए लेकिन अभी तक काम नहीं मिला। हरि, हाँ, 1 सप्ताह पहले हम घर से निकले थे। अगर काम नहीं मिला तो हम सब क्या करेंगे? देव, घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे, वह हमें अवश्य कुछ काम देंगे। गोपी, लेकिन राज दरबार तक पहुंचना कोई सरल काम नहीं है। हरि, अरे यह देखो, एक ऊंट इधर से कुछ देर पहले गया है। जमीन पर उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। देव, चलो, चलते चलते इनको ध्यान से देखेंगे। यात्रा में थकावट भी नहीं होगी और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। गोपी, पैरों के निशान देखकर इस ऊंट की एक विशेषता मैं बता सकता हूँ। हरि, मैं भी इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। देव, हंसते हुए, मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ। आओ, इस पीपल के नीचे बैठकर ऊंट के विषय में बातें करते हैं। तीनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दूर से एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है। देव, उधर देखो, एक आदमी हमारी ओर आ रहा है। लगता है उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है जिसे वह ढूंढ रहा है। गोपी, उठकर व्यक्ति को देखते हुए, यह एक धनी व्यापारी है। इसने रेशम के कपड़े पहन रखे हैं। बेचारा बहुत चिंतित है। व्यापारी हाँफते हुए, नमस्कार सज्जनों, मेरा एक ऊंट खो गया है। क्या आप लोगों ने उसे कहीं देखा है? हरि, नमस्कार मित्र, क्या आपका ऊंट एक पांव से लंगड़ा है? व्यापारी प्रसन्न होकर, हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। गोपी, क्या वह दाईं आंख से अंधा है? व्यापारी, हाँ, लेकिन आपको यह सब कैसे पता? आपने अवश्य उसे देखा होगा। देव, नहीं, हमने उसे देखा नहीं है। मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि उस ऊंट की पूंछ छोटी है। व्यापारी, अरे यह भी सच है। ऊंट को बिना देखे आप उसकी सारी विशेषताएं कैसे जान सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। आपने मेरा ऊंट किसी व्यापारी को बेच दिया है। मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूंगा, वही इस समस्या का हल निकालेंगे। आप मेरे साथ चलिए। हरि, हम निर्दोष हैं, इसीलिए हमें कोई चिंता नहीं।
चलिए हमें राजमहल तक ले चलिए। व्यापारी के संग तीनों मित्र राज दरबार में पहुंचते हैं। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। व्यापारी और तीनों मित्र राजा को प्रणाम करते हैं। सिपाही, महाराज, यह व्यापारी कहता है कि इन तीनों यात्रियों ने रास्ते में इसका ऊंट चुरा लिया, लेकिन ये तीनों मित्र कहते हैं इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं। उसके पैरों के निशान देखकर ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त की है। राजा मुस्कुराते हुए, यह तो बहुत रोचक घटना है। ऊंट को देखे बिना उसकी विशेषताएं कैसे ज्ञात हो सकती हैं? हरि प्रणाम करते हुए, महाराज, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने ऊंट के पैरों के निशान देखे तो मुझे मिट्टी में केवल 3 पैरों के निशान दिखाई दिए। इस पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। राजा ताली बजाते हुए, वाह, तुम बहुत बुद्धिमान हो। गोपी की ओर देखते हुए, अब तुम बताओ कि तुमने क्या देखा? गोपी राजा को प्रणाम करते हुए, महाराज, मैंने देखा कि ऊंट न केवल बाईं ओर लगे पेड़ों के पत्तों को खाया था, उसने दाईं ओर लगे पेड़ के पत्तों को छुआ तक नहीं। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह ऊंट दाईं आंख से अंधा है। राजा प्रसन्न होकर, तुम भी बहुत चतुर हो। देव से अब तुम्हारी बारी। देव प्रणाम करते हुए, महाराज, मैंने ऊंट के पैरों के निशान के पास रक्त की छोटी छोटी बूंदें देखी। मुझे मालूम है मच्छरों के काटने के कारण ही ये बूंदें गिरी हैं। यदि ऊंट की पूंछ लंबी होती तो मच्छर उसको काट नहीं पाते, वह पूंछ से उन्हें उड़ा देता। तो महाराज, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऊंट की पूंछ छोटी है। राजा, तुम तीनों की बातें सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि तुमने ऊंट को न तो देखा है न ही चुराया है। तुम तीनों बहुत बुद्धिमान हो। अतः मैं तुम तीनों को अपने दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। तीनों व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करते हुए, महाराज की जय हो। ये था आपका लेसन। बेटा, इस लेसन से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करते समय हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये है आपके इस पाठ के शब्दार्थ। निवासी, रहने वाला, राज दरबार, राजा का दरबार, सरल, आसान, मूल्यवान, कीमती, चिंतित, परेशान, विशेषता, गुण, निर्दोष, कसूर, रोचक, दिलचस्प या रुचने वाला, निष्कर्ष, निचोड़, चतुर, चालाक। इसके बाद हैं आपके क्वेश्चन आंसर। ये हैं आपके मौखिक क्वेश्चन। ऊंट के पैरों के निशान पहले किसने देखे? सबसे पहले किसने देखे थे? हरि ने। व्यापारी के वस्त्र कैसे थे? व्यापारी के वस्त्र रेशम के थे। व्यापारी का क्या खो गया था? ऊंट। राजा ने तीनों मित्रों को किस पद पर नियुक्त किया? मंत्री पद पर। तीनों मित्र दरबार क्यों जाना चाहते थे? तीनों मित्र दरबार में काम के लिए जाना चाहते थे। व्यापारी ने राजा से क्या शिकायत की? व्यापारी ने कहा, इन तीनों ने मेरा ऊंट किसी और को बेच दिया है। क्योंकि उन तीनों ने विशेषता बताई थी तो व्यापारी ने सोचा कि ये अगर इतना मेरे ऊंट के बारे में जानते हैं तो इन्होंने मेरे ऊंट को किसी और को बेच दिया। हरि ने ऊंट की कौन सी विशेषता बताई? सबसे पहले हरि ने क्या बताया? हरि ने बताया था कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा था। क्यों बताया था? क्योंकि उसने जब देखे थे जमीन के ऊपर 3 पैरों के निशान देखे थे, चौथे पैर का निशान नहीं था। गोपी ने राजा को क्या कहा? गोपी ने राजा को कहा कि जो ऊंट था वो एक आंख से काना था। हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि गोपी ने कहा ऊंट की एक आंख थी या एक आंख से वो काना था। देव ने ऊंट के विषय में क्या विचार प्रकट किए? देव ने कहा ऊंट की पूंछ छोटी थी। उसने क्यों कहा था ऊंट की पूंछ छोटी थी? उसने इसलिए कहा था क्योंकि जो ऊंट था उसके जो मच्छरों के खाने से खून बह रहा था, अगर उसकी पूंछ बड़ी होती तो वो मच्छरों को उड़ा लेता और उसे मच्छर नहीं खाते और न ही उसके खून आता। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है।
ऊंट की एक खालिस्तान मैं बता सकता हूँ। जैसे इसका आंसर है, मैंने यहाँ पे नंबरिंग डाली हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है इसको। ऊंट की एक विशेषता, उसकी कोई क्या खो गई है? मूल्यवान वस्तु खो गई है। नेक्स्ट है आपका व्यापारी के साथ तीनों मित्र चल दिए। नेक्स्ट, यह तो बहुत रोचक घटना है। ये किसने कहा था? राजा ने। तुम बहुत बुद्धिमान हो। इस तरीके से आपको बुक फिलअप करनी है। नेक्स्ट है आपका सही वाक्यों पे सही का और गलत पे क्रॉस का निशान लगाइए। तीनों मित्र जयपुर के राजा के पास जाना चाहते थे, राइट। ऊंट एक पांव से लंगड़ा था, राइट। गोपी ने ऊंट की 2 विशेषता बताई थी, रॉन्ग। सबने एक एक विशेषता बताई थी। तीनों मित्र बहुत बुद्धिमान थे, राइट। व्यापारी ने तीनों मित्रों की खूब प्रशंसा की, राइट। नेक्स्ट है आपका सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। व्यापारी ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? रेशम के। ऊंट किस आंख से अंधा था? दाईं आंख से। ऊंट का व्यापारी का ऊंट किसने चुराया? इन तीनों में से किसी ने नहीं चुराया था। राजा ने तीनों मित्रों का क्या किया? तीनों मित्रों को मंत्री बना दिया। इसके बाद आता है आपका ग्रामर। व्याकरण में आप सबको पहले पता होना चाहिए कि आज हम जो कर रहे हैं वो है हमारे काल। काल होते हैं 3 प्रकार के, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल वो होता है जो बीत गया, वर्तमान काल वो होता है जो इस समय में चल रहा है, और भविष्य काल वो होता है जो आगे आएगा। तो इन तीनों की विशेषता होती है, भूतकाल में हमेशा था, थे, थी आते हैं। वर्तमान में है, रहा, रही है, रहे हैं, ये आता है। और भविष्य काल में आएगा गा, गे, गी। जैसे आप यहाँ पे वाक्य दे रखे हैं, 1 सप्ताह पहले हम घर से निकले थे, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? भूतकाल की। उसके बाद है राज दरबार तक पहुंचना कोई सरल काम नहीं है, ये किसकी बात कर रहा है? वर्तमान की। नेक्स्ट है इस ऊंट की एक विशेषता मैं बता सकता हूं, अभी बता सकता हूं तो मतलब वर्तमान। इन सब के आगे आपको काल लगाना है, सॉरी यहां लगा हुआ है वर्तमान काल। इसके बाद एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है, अभी आ रहा है मतलब वर्तमान काल। मेरा एक ऊंट खो गया है, वर्तमान काल। भविष्य का जो उदाहरण है, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मतलब जिस काम को करूंगा, गा, गे, गी जिसमें आता है वो भविष्य काल के उदाहरण होते हैं। अब तक आप लोगों ने यहाँ पे किए हैं वर्ण विच्छेद करना। अब हम क्या करेंगे, इन वर्णों को जोड़कर यहाँ शब्द बनाएंगे। जैसे जय, जय और ए से बना जय, ये और ये से बना ये, पे और ऊ, पू, रे और रे, जयपुर। से, यहाँ पे आपको पे के आगे ए नहीं लगा हुआ, मतलब आपका पे आधा है। पे, ते, ते को की मात्रा ता है, सप्ताह। नेक्स्ट है आपका नी, छोटी की मात्रा नी, सा, ने, निशान। पी, बड़ी की मात्रा है पी, पे, ले, पीपल। इनको आपको इस तरीके से देखना है जैसे आपको यहाँ पे दे रखा था। अब वे के आगे ए नहीं लगा हुआ, अगर इनके आगे ए नहीं लगा हुआ तो वो अक्सर होता है हाफ। वे, ये और आ, इन दोनों को मिलाओ या। पे और आ, पा, रे और ई, री, ये बड़ी की मात्रा व्यापारी। मैं ए, मैं है और आ, हा,
रेवरा रा, जय जय, महाराज। इस तरीके से आपको इन वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाना है। जब हम इन शब्दों को बनाएंगे तो हम इनके बीच में जो हाफ वर्ड लिखे हुए हैं इनको हटा के एक शब्द बनाएंगे। ये है आपका रचनात्मक क्रियाकलाप। ये आपको अपने आप से करना है। सोच समझकर कोई भी कार्य करने के क्या क्या लाभ होते हैं, बिना सोचे काम करने से क्या क्या हानियां होती हैं और कैसे कैसे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर को आपको आपस में बिंदुओं को मैच करना है। ये आपकी बनेगी एक कैमल की पिक्चर और आपको क्या करना है, इसमें कलर करना है। ये था आपका लेसन। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो।